हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एक नए अंदाज में आए हैं जिसमें आपको नोट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम आपको कराया करेंगे अब आगे की क्लासेस। अकाउंट मैथ या जो भी रिलेटेड होगा आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही दिखे करेगी आपको नोट्स बने हुए। तो उससे आप अपनी हैंड राइटिंग में कर सकते हैं या इन्हें भी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो हम आज पार्टनरशिप कराने जा रहे हैं, तो आप देखिए। पार्टनरशिप साझेदारी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए संचालित किया जाता है। ठीक है। पार्टनरशिप साझेदारी के तत्व, लक्षण अथवा विशेषताएं। एलिमेंट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। एक से अधिक व्यक्तियों का होना, कम से कम दो सदस्य होंगे, अधिक से अधिक 20 सदस्य होंगे। बीमा और बैंकिंग संस्था अधिक से अधिक 10 सदस्य होंगे। नोट, अगर सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो ऊपर वाले रूल्स के अकॉर्डिंग तो साझेदारी अवैध मानी जाएगी। ठीक है। व्यवसाय का होना, इसमें किसी न किसी व्यवसाय का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी धर्मार्थ कार्य को व्यवसाय का भाग माना नहीं जाएगा। मतलब व्यवसाय होना चाहिए, नहीं है कि वो किसी धर्मार्थ कार्य के लिए काम कर रहे हो। लाभ का उद्देश्य है, साझेदार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। जिसमें लाभ नहीं कमाया जाता वह साझेदारी नहीं होती। संबंध, रिलेशनशिप, प्रत्येक साझेदार दूसरे साझेदार का नियोक्ता तथा प्रतिनिधि भी होता है। अनुबंध, साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। यह लिखित तथा मौखिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए लिखित समझौता ज्यादा लाभकारी होता है। क्यों लाभकारी? अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह या डिस्प्यूट हो जाए तो वो आपके पास लिखित चीजें होंगी जिसे आप न्यायालय में प्रस्तुत करके अपनी वैलिड चीजें हासिल कर सकते हैं। ठीक है। आइए, लाभों का विभाजन। लाभों का विभाजन कैसे होगा? साझेदारी में प्राप्त होने वाले लाभों को सभी साझेदार लाभ हानि अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। यदि अनुपात नहीं दिया तो लाभ को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करेंगे। असीमित दायित्व। असीमित दायित्व क्या है? साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। उनकी निजी संपत्ति फर्म के दायित्वों के लिए प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट आइए, फर्म का निश्चित नाम। जिस नाम से व्यापार आरंभ करते हैं उसे फर्म का नाम कहते हैं। इसमें एक निश्चित नाम होना अनिवार्य है। अस्तित्व, फर्म तथा उसके साझेदारों का अस्तित्व समान होता है। सदस्यता, किसी भी व्यक्ति को साझेदार बनने के लिए सभी साझेदारों की सहमति बहुत ही आवश्यक है। बिना सभी साझेदारों की सहमति के कोई भी साझेदार नहीं बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, सदविश्वास, मतलब विश्वास होना। एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। हितों के हस्तांतरण पर रोक। हितों के हस्तांतरण पर रोक देखिए, कोई भी साझेदार अपने हिस्से की साझेदारी का हस्तांतरण सभी साझेदारों की सहमति के बिना नहीं कर सकता। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाइए, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में होने वाले नियम। ये आपके मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। यहाँ से ज्यादातर मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बनता ही है। ये समझ लीजिए कि इससे रिलेटिव आपके पास पूछी जाएगी साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में होने वाले नियम। अगर साझेदारी समझौता जो हमारा परलीक है अगर वो नहीं हुआ तो उसके उसमें क्या होंगे एग्जाम्पल, जिसे कह सकते हैं हम पार्टनरशिप डीड। ठीक है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में क्या बात है इसके लिए। यदि साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 में बढ़ित निविन द्वारा निर्धारित होंगे। प्रत्येक साझेदार पूर्ण निष्ठा से कार्य करे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? पूंजी पर ब्याज का अधिकार नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक साझेदार प्रबंध तथा संचालन में भाग लेगा। चौथा पॉइंट क्या है? लाभ हानि विभाजन अनुपात समान होगा। पांचवा क्या है? साझेदार को फर्म की किसी भी पुस्तक देखने, जांच करने, नकल करने का अधिकार प्राप्त होगा। और छठा क्या है देखिए, किसी साझेदार के संचालन में भाग लेने पर पारिश्रमिक का अधिकार नहीं होगा। सातवां, ये सातवें में क्या करें, यदि किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज लेने का अधिकार है तो ब्याज केवल लाभ में से दिया जाएगा। यदि पूंजी पर ब्याज का अनुबंध नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी साझेदार ने पूंजी का अतिरिक्त कोई ऋण दिया है तो उसे 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा।
ये वाले क्वेश्चन दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज लेने का अधिकार है तो ब्याज केवल लाभ में से ही दिया जाएगा, और यदि पूंजी पर ब्याज का अनुबंध नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। यदि किसी साझेदार ने पूंजी का अतिरिक्त कोई ऋण दिया है तो उसे 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट 9th, यदि कोई साझेदार फर्म के उच्च संचालन तथा फर्म की विकट स्थिति में सहायता करता है तो उसे फर्म साझेदार की क्षतिपूर्ति करेगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर 10वें पॉइंट पर। किसी साझेदार के द्वारा फर्म की क्षति होती है तो दोषी अकेला ही इस क्षति को पूरा करेगा। 11, ख्याति सहित फर्म की समस्त संपत्ति पर सभी साझेदारों का अधिकार है। यहाँ पर आइए, अब ये क्या कहना है, गुप्त लाभ कमाने पर लाभ का हिसाब तथा भुगतान फर्म को देना होगा। मतलब वो चुपचाप कहीं से बाहर से लाभ कमा रहा है तो उसका हिसाब और भुगतान फर्म को देना होगा। नेक्स्ट आइए, यदि फर्म में कोई परिवर्तन होता है तो साझेदारों का अधिकार का कर्तव्य समान ही रहेगा। 14 पाइए इस पर पॉइंट पर, यदि कोई काम फर्म से संबंधित तथा प्रतिस्पर्धा वाला कोई काम साझेदार अलग से करता है तो उसे प्राप्त लाभ फर्म को देना होगा तथा भुगतान फर्म को करना होगा। एग्जाम्पल ये मानिए, कोई फर्नीचर का काम किसी फर्म ने खोला पार्टनरशिप में, और उसके बाद दूसरे ने उससे रिलेटिव फर्नीचर का या उसकी बाहर की कुछ भी जो उसकी प्रतिस्पर्धा दे रहा है उस काम को और उससे लाभ कमा रहा है तो वो फर्म को उसे देना होगा। आइए यहाँ पर अब बात आती है साझेदारी खाते, पूंजी खाता। पूंजी खाता कहता है प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। पूंजी खाता दो प्रकार से बनाया जाता है, अचल या स्थायी पूंजी खाता। यह समझौते के अभाव में तैयार किया जाता है। फर्म के जीवन काल में पूंजी उतनी ही बनी रहेगी जो प्रारंभ के समय थी। चल या परिवर्तनशील पूंजी खाता, यदि साझेदारों में परिवर्तनशील पूंजी करने का समझौता हुआ है तो समस्त लाभ हानि आरण में पारिश्रमिक आदि पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार पूंजी परिवर्तनशील बनी रहेगी। नेक्स्ट, साझेदारी खाते, चालू खाता। यदि साझेदार पूंजी को स्थिर रखना चाहते हैं तो समस्त लाभ हानि आहरण पारिश्रमिक तथा पूंजी व आहरण पर ब्याज की राशि को साझेदार के चालू खाते में हस्तांतरित करते हैं। इससे पूंजी खाते में पूंजी स्थिर बनी रहती है। अन्य मदे चालू खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। चिट्ठे में पूंजी खाता चालू खाता अलग अलग दिखाते हैं। नेक्स्ट, साझेदारी खाते, पूंजी पर ब्याज। यह ब्याज तब ही दिया जाएगा जब संलेख में वर्णित हो, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। यह फर्म के लिए खर्च है। आहरण पर ब्याज, जब कोई साझेदारी घर खर्च के लिए या रकम कुछ माल निकालते हैं तो उसे आहरण कहते हैं। यह फर्म के लिए लाभ होता है तथा साझेदारों के लिए हानि होती है। आहरण पर ब्याज की निम्न विधियां, आहरण पर ब्याज की निम्न विधियां ये आ गई आपकी। साधारण विधि, गुणनफल विधि औसत देती थी। ए तथा बी बराबर के साझेदार हैं, इन्होंने निम्न प्रकार आहरण किया। पहले ए, 1 अप्रैल को 2400 रुपये, 1 जून को 400 रुपये। फिर बी ने 1 जून को 1200 रुपये, 1 नवंबर को 200 रुपये। अब हम पहले ए वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो हमारा ए के लिए है। ए के लिए हम यहाँ पर करेंगे पार्ट। आइए, 1 अप्रैल से 9 माह का। कैसे? अप्रैल आप अपनी उंगली पर गिनिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको इसमें गिनना है, दिसंबर तक। तो 9 महीने का 2400 गुणा 9/12 और 5% हमारी आहरण की दर दे रखी है। ये रही, आहरण पर ब्याज कितना है? 5% है। तुमने 5% के हिसाब से कर लिया। ऐसी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर हमारे 3, यहाँ पर हमारे ये आ गया तुम्हारा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। यहाँ पर 1 जून, तो यहाँ पर तुम्हारा कितने महीने का आ जाएगा? 7 माह का आ जाएगा। फिर हमने ऊपर वाली जो वैल्यू आई थी हमारी कितनी, 90 रुपये, और नीचे कितनी वैल्यू है, 11 रुपये 67 पैसे, इनका टोटल कर लिया। सेम टू सेम बी में भी यही वाला पार्ट अप्लाई हो जाएगा। 1 जून से 1200, 1 नवंबर से 200, कैलकुलेशन करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी दोनों का टोटल। इस तरीके से ये तो थी हमारी नॉर्मल विधि, जिसे हम महीने दर महीने करके कर रहे हैं। अब आ रही है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में क्या करा, पहले रकम लिखी, फिर यहाँ पर माह। रकम कौन से वाली? ये वाली जो हमें दे रखी है यहाँ पर 2400 और 400। 2400 400 में दे रखी है महीने, वो जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करे थे। 1 माह से 7 महीने का कुछ स्टेप्स है, तो जो हमने कैलकुलेट करे थे वो महीने हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 24 400 गुणा 5% बा और नीचे केवल 12 वो आ जाएगा। एक तरीके से 1 महीने का जो आप निकाल लो, इस तरीके से निकल के आ जाएंगे आपकी ये। आहरण पर ब्याज की निम्न विधियाँ।
प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को निकाला जाता है, अंतिम तिथि को निकाला जाता है, और मध्य तिथि को भी निकाला जाता है, जिसमें मासिक आहरण ब्याज निकालना हो। तो कैलकुलेशन इसकी हम आपको अलग से बताएंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक अलग तरीके से आता है, जो ऊपर वाला है वो एक अलग तरीके से है। ठीक है, अब हम नीचे वाली इसमें आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो हमारे साझेदारी के कुछ अकाउंट हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने इसे इतने इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है जो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, पार्टिकुलर अमाउंट, ये बॉक्स है। सबसे नंबर वन, आप पहले मद समझिए, मद जो हमारी आ रही है, फिर मैं उसके बाद ये समझा दूंगा कौन सी मद क्यों आई है किधर। जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्या अगर लॉस है। और ये आ गया आपका सीडी। अभी रेड वाली लाइन आपको नहीं पढ़नी है, फिर ऐसे ही हम इधर पहुंचेंगे। बाय बैलेंस, बी डॉट डाउन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अगर प्रॉफिट है। आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इधर सैलरी आ गई, ये इधर कमीशन आ गया, और ये इधर गुडविल आ गई। अब बात आती है कि हम कैसे याद रखें कि भाई इधर वाली मदें क्या आएंगी और इधर वाली मदें क्या आएंगी। आपको याद रखने का तरीका यह है, याद रखने का तरीका, साझेदारी की जेब से, साझेदारों की जेब से जो रकम जा रही है यहाँ पर, मतलब कैसे आपको लगेगा ड्राइंग में पैसे आ रहे हैं, नहीं। ठीक है, ड्राइंग में एक्चुअल में तो हमारे पैसे हमें देने ही है, चाहे आज देने हो चाहे कल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें हम ब्याज दे रहे हैं। ये लॉस, लॉस हमारी जेब से जा रहा है, तो सारी चीज जाने वाली और आने वाली इधर आ जाओ। ब्रोड डाउन, जो बैलेंस हमारे प्रॉफिट जो हमारे पे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारी पूंजी पर ब्याज मिलेगा, या जो हमें सैलरी मिल गई, या जो कमीशन मिल गया, या जो गुडविल मिल गई। ठीक है, तो वो सारी चीज आने वाली। अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लो, पार्टनर कैपिटल, ये आने वाली और इधर आपकी जाने वाली। अब आ जाओ यहाँ पर गुडविल। ख्याति एक अमूर्त इंटेंजिबल संपत्ति जो इसे एज 26 में दिया गया है। एज 26 केवल अमूर्त संपत्तियों की जानकारी देता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली आपकी। इसमें क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बाद में होंगे। पहले मैं कोशिश करता हूँ आपकी जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो इसके अंदर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो एक बार मैं दोबारा दिखा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे नए तरीके, नए जोश के साथ।